2014 का सूरज भी आम दिनों की तरह ही तुलू हुआ, मगर ये दिन मुआशरती रवैयों, इंसानी रिश्तों और इखलाकी इक़दार को बदतरीन तारीकी में डुबो गया। इस दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको भुलाने के लिए अहले दिल को सदियां दरकार हैं। मैं हूं रेशम विर्क और ये है फरजाना की जुल्म कहानी। 27 मई 2014 का दिन चढ़ा। लाहौर हाई कोर्ट के गिरदो नवाह में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी थी। लोग मसरूफियत की तेज रौ में बहे जा रहे थे और इंसाफ की मुतलाशी अदालते आलिया के साए तले जमा हो रहे थे। इसी अदालत से चंद कदम के फासले पर पड़ी फरजाना की लाश सरापाए सवाल थी। ईंटें मारकर फरजाना परवीन को मौत की वादी में धकेलने वाले कोई और नहीं, उसी के घर वाले थे। चंद गज के फासले पर हाई कोर्ट के गेट पर मामूर शेर जवानों ने ड्यूटी को मुकद्दम समझा और मौत का ये खेल देखते रहे। सैकड़ों शहरियों ने एक औरत की जान जाती देखी, मगर खामोश तमाशाई बने रहे। मरते वक्त धुंधली बसारत से अपने इर्द गिर्द खामोश मजमे को देखकर खुदा जाने फरजाना ने इस जिंदा कौम के मुतालिक क्या सोचा होगा। ये बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि फरजाना मर चुकी थी। फरजाना कौन थी, कहां से आई और उसके कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, और ऐसे बहुत से सवालात गुज़िश्ता चंद रोज से मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। हमारी आज की जुल्म कहानी है तो एक कहानी, मगर इसे हम 3 मुख्तलिफ ज़ावियों से देखेंगे। फरजाना के शौहर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक जड़ावाला के एक छोटे से गांव में 40 साला मोहम्मद इकबाल एक छोटा सा काश्तकार था। इकबाल और फरजाना ने एक दूसरे को देखा और इकबाल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इकबाल और फरजाना की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों में मुलाकातें होने लगी। इकबाल जो कि पहले से शादीशुदा था और उसके 3 बेटे भी थे। इकबाल और फरजाना की मोहब्बत की खबर इकबाल की बीवी को भी हो गई। किधर की तैयारियां हैं इस वक्त? वो जरा काम है, नंबरदार ने बुलाया। नंबरदार बदल गया क्या? दिमाग तो भी खराब हो गया तेरा। वही है, वही जिससे रोज खेतों में मिलने जाता है। क्या बकवास कर रही है? सीधी तरह कह जो कहना चाहती है। सीधी बात तो ये है इकबाल, तुझे जरा बराबर भी शर्म नहीं आती? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। हाँ, तेरा जरूर खराब हो गया है। औलाद जवान हो रही है तेरी, और तू अपनी हरकतें देख। आइंदा मेरे से इस लहजे में बात की ना तो तेरी गुत्त पकड़ के तेरे बाप के घर छोड़ूंगा मैं। पीछे हट। फरजाना से मिलने जा रहा है ना? देख, मुझसे मार खा लेगी। पीछे हट। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तेरी ये मजाल है, इस लहजे में बात करती है तू मुझसे? हाँ, जा रहा हूं मैं फरजाना से मिलने, और शादी भी कर रहा उससे मैं। और आइंदा तो मेरे रास्ते में आई ना तो जान से मार दूंगा मैं तुझे, समझी? अच्छा कोख से मोहब्बत की दास्तान परवान चढ़ सकती है। जो शख्स किसी इंसान का कत्ल कर सकता है, उससे ये तवक्को रखना कि वो किसी और से मोहब्बत कर सकता है, तो मैं नहीं समझती कि ये पॉसिबल है। बायोलॉजिकल जरूरत वाली तो बात मुझे नजर आती है, मोहब्बत का एलिमेंट शायद मुझे बहुत थोड़ा नजर आता है इसके अंदर। क्या मोहब्बत इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि वो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी के लिए अपने बच्चों की मां को मार ही डाले? ये बेगैरती के नाम पे कत्ल है, इसमें गैरत का कोई उनसर मौजूद नहीं।
آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ اپنی پہلی بیوی کو مار دیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی غیر انسانی حرکت ہے. محبت کی اس ظلم کہانی کا جنم ہی ظلم سے ہوا. اقبال نے اپنی پہلی بیوی عائشہ کو فرزانہ کی خاطر قتل کر ڈالا. پہلی بیوی کو قتل کرنے کے بعد اقبال فرار ہو گیا. عدالت نے اسے اشتہاری قرار دے دیا. کچھ عرصہ مفرور رہنے کے بعد بالآخر اقبال گرفتار ہو گیا اور اسے جیل ہو گئی. اقبال کے بیٹے اورنگزیب نے اقبال کو اپنی ماں کا قتل معاف کر دیا اور یوں اقبال رہا ہو گیا. بچوں کی ماں قتل ہو گئی، باپ جیل چلا گیا اور بچے بالکل لاوارث ہو گئے. باپ کی جان بچانے کے لیے اسے معاف کر کے رہا کروا لیا گیا. رہائی کے بعد کیا کیا اقبال نے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، مگر اس بریک کے بعد. جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ. بریک کے بعد دیکھیے. محمد اقبال رہا ہو گیا اور فرزانہ سے اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا. مگر اس دفعہ محمد اقبال نے باقاعدہ طور پر فرزانہ کے والد محمد عظیم سے فرزانہ کے رشتے کی بات کی. آپ فکر نہ کریں چاچا جی، خدا کی قسم میں فرزانہ کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں. بس آپ بسم اللہ کریں. دیکھ اقبال، تو اپنی برادری کا ہے، اپنی ہی قوم کا ہے. بھلا تجھ سے زیادہ عزیز مجھے اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر اس کے لیے مجھے فرزانہ کی ماں اور اس کے بھائیوں سے بات کر لینے دیں، پھر میں تجھے بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے چاچا جی، جیسے آپ کی صلاح. اقبال کے مطابق فرزانہ کے والدین ابتدا میں تو فرزانہ اور اقبال کی شادی کے لیے بالکل رضامند تھے، مگر بعد میں یہ اقبال ہے، تو سمجھدار ہے، ہم بیٹی والے ہیں، اس کا جہیز بنانا ہے، اس کی شادی کی تیاریاں کرنی ہے، اس کے لیے 100 خرچے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ فکر نہ کریں چاچا جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ ایویں اوکھے نہ ہو، 4 جوڑوں میں توڑ دیں. کیوں؟ برادری میں اپنی ناک کٹوا لوں میں؟ تو پھر یہ کہ شادی کی تیاریوں کے لیے 80,000 روپیہ نقد اور زیورات کا بندوبست کرو. مگر چاچا جی میں بس اگر مگر کچھ نہیں. اگر تم نے فرزانہ کے ساتھ شادی کرنی ہے نا تو جا کے زیورات اور پیسوں کا بندوبست کر، ورنہ ہم یہ شادی نہیں کر سکتے. سمجھ گئے ہیں؟ اقبال کے لیے اتنی بڑی رقم اکٹھا کرنا ممکن نہ تھا. اس نے فرزانہ سے بات کی اور دونوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. 4 جنوری 2014 کو پروگرام کے مطابق فرزانہ محمد اقبال کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی اور فرزانہ نے اقبال کے ساتھ نکاح کر لیا. فرزانہ کے گھر والوں نے اقبال کے خلاف اغوا کا پرچہ درج کروا دیا. 2009 میں اپنی وائف کو مرڈر کرنے کے بعد
ये जो आजकल फरजाना के खामद अपने आप को क्लेम करते हैं, जिनका नाम इकबाल है, ये इश्तिहारी बन गए और इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे पनाह ली और 2013 में ये अरेस्ट हुए। इस दौरान में ये फरजाना की फैमिली के साथ भी रहते रहे, उनसे मिलते रहे। 2013 में ये अरेस्ट हुए और कुछ देर जेल में रहने के बाद इनकी बेल हो गई और ये वापस आ गए। 2014 के शुरू में इस लड़की को वर्ग लाया और इसके साथ उसने शादी की। इकबाल के मुताबिक 27 मई को इकबाल और फरजाना लाहौर हाईकोर्ट मुकदमे की समाअत के लिए आ रहे थे, जहां फरजाना ने ये गवाही देनी थी कि उसने इकबाल से अपनी मर्जी से निकाह किया और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। दोनों लाहौर हाई कोर्ट से चंद कदम के फासले पर थे कि फिर फरजाना दे प्यो मारिया जी, फरजाना दी मसेर पिथरे रोस थब्बा मारिया, खैरन की तो ने जिंदे तो से सहम गए। फरजाना को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्या हम बहैसियत कौम ही बेहस हो चुके हैं? हमारे माशरे में बुज़दिली सबसे ज्यादा बढ़ गई है। औरतों के खिलाफ तशद्दुद को बर्दाश्त कर लेना ये बढ़ गया है और किसी की मदद ना करना ये बढ़ गया। बेहिसी के साथ साथ लाकानूनियत बहुत ज्यादा है। वो कौन आके बचाने की कोशिश करेगा इस तरह के रिएक्टिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे 15-20 लोग एक औरत को मिल के मार रहे हैं। क्या पसंद की शादी इतना बड़ा गुनाह है कि एक बाप अपनी बेटी को मार ही डाले? घर वालों की मर्जी के खिलाफ किसी लड़की ने कोई इकदाम किए हों या शादी का कदम उठा लिया हो, उसको सजा देना और किसी को मतलब रोटी कपड़े और मकान ना होने की वजह से मार देना, ये तमाम चीजें जो हैं इनको बेवजह कहते हैं, बेगैरती है उस तरह का कत्ल। इस्लाम पसंद की शादी के मुतालिक क्या कहता है? इस्लाम के अंदर बात वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि जिस रिश्ते के ऊपर लड़की के सरपरस्त और लड़की बाहम इत्तेफाक कर दें वो शादी जायज होगी। इस्लाम गैरत के नाम पर कत्ल के मुतालिक क्या कहता है? किसी जुर्म की सजा कत्ल भी हो तो इनफरादी तौर पर इंसान जो है वो काम नहीं कर सकता, बल्कि उसका फैसला करना अदालत का काम है। और दूसरी बात है, जिन जुराइम में कत्ल की सजा मुकर्रर की गई है उन जुराइम में गैरत जो है ना वो शामिल नहीं है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि किसी एक शख्स को आप अगर जान ले ले बगैर किसी वजह के, मासूम की, तो ऐसे है कि जैसे आपने तमाम इंसानियत को मार दिया। तो जिसने भी किसी ने एक फर्द को भी मारा बगैर किसी वजह के, तो ये ऐसे ही है जैसे उसने सारे माशरे को मारा। फरजाना की जुल्म कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये था कहानी का एक रुख, बाकी रुख दिखाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। ब्रेक के बाद देखिए जो कहानी दिखाई वो इकबाल का मौकफ था। फरजाना के कत्ल के बाद फरजाना की बहन खालदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ हकायक से पर्दा उठाया। फरजाना की बहन
खालदा के मुताबिक फरजाना की बहन खालदा के मुताबिक फरजाना की शादी 10 मई 2012 को उसके मामूजात मजहर इकबाल से हुई। खालदा ने शादी की तस्वीर और वीडियो भी फराहम की। शादी के बाद फरजाना और मजहर इकबाल हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे कि 4 जनवरी 2014 को जमीला नामी एक खातून जो कि करीबी वाकफकार थी मजहर इकबाल के घर आती है। फरजाना मजहर किधर है? वो तो काम पे गया है। अच्छा, चला मेरे साथ। किधर? चल तो सही। जमीला के साथ मिलकर फरजाना को अगवा कर लिया। इकबाल पर माजी में भी कई मुकदमात थे और वो अपनी बीवी को कत्ल करके जेल में भी रह चुका था और अब उसने बदकारी की गर्ज से फरजाना को उठा लिया था। फरजाना के घर वालों ने इकबाल पर अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया। इकबाल ने फरजाना से जबरदस्ती मजहर इकबाल के नाम तनसीखे निकाह का दावा दायर करवा दिया। इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला फरजाना की बहन खालदा के मुताबिक इकबाल ने अदालत में झूठा निकाहनामा पेश कर दिया। अदालत ने फरजाना को पाक वतन दारुल अमान भिजवा दिया। मजहर इकबाल ने मोहम्मद इकबाल पर निकाह करवाने का मुकदमा दर्ज करवाया, जबकि पाक वतन दारुल अमान में फरजाना की बहन खालदा उससे मिलने आई। फरजाना, तुझे पता है ना इकबाल कितना जालिम आदमी है। उसने अपनी पहली बीवी मार डाली, तुझे भी मार डालेगा। इसलिए तू अदालत में सच सच बता देना। उनके नाल मैं गलबात ये की है, उन्होंने अगे नहीं पता भी इस बुढ़ी मारी है। फिर उन्होंने मैं क्या भी इस अगे आती है कि बुढ़ी मारी है। इकबाल जमानत पर रिहा हो जाता है। 27 मई 2014 को इकबाल और फरजाना लाहौर हाई कोर्ट मुकदमे की समाअत के लिए आते हैं। हाई कोर्ट से चंद कदम पीछे फरजाना अपने घर वालों को देखती है और फिर जो सानू उस वेख्या है ना सेंटर वेख के साडे ले भाग पई। जो भाग के आई है ना उस पिछू दुपट्टा फड़ के ते डेग दिता। फिर उठ के भजी है तो उनके बेटे ने लत में पैर मारे। जो उस पैर मारिया वो डिग पई है उनके सिर चुना इटा मार
جدو اٹا ماریاں میں آل آل پائی رکھی میری اتنے کسی بھی نہیں سن. لاہور ہائی کورٹ سے چند قدم کے فاصلے پر بربریت کا اتنا بڑا واقعہ. پولیس کی موجودگی میں ایک عورت کو اینٹ مار کر مار دیا گیا. کیا یہ ہماری پولیس کی کارکردگی اور ان کی صلاحیتوں پر ایک سوالیہ نشان نہیں؟ اگر پولیس نے اس کو دیکھا ہے تو یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، بلکہ یہ ان کی طرف سے ایک جرم کا ارتکاب ہے. انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ پولیس کے سامنے لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور قانون کچھ نہیں کرتا. یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ وہ کہانی تھی جو فرزانہ کی بہن خالدہ اور اس کے گھر والوں نے سنائی. ابھی ایک اور کہانی باقی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، مگر اس بریک کے بعد. جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ. بریک کے بعد دیکھیے. منہ تیرا اب کیا ہوا ہے؟ میرا لون تجھے سالن نہیں پکانا آتا؟ پانی تیرا پیو دے گا؟ نہیں پکانا آتا. اچھا خاصا تو ہے. تیرے منہ کو کوئی مسئلہ ہے؟ تو سارا دن تیرے گھر کا کام کروں، اوپر سے نواب کی باتیں بھی سنوں. پانی دے. پی لے خود جا کے پانی. تیری تو اور محمد اقبال کا موقف آپ نے دیکھا. اس کہانی کا قانونی اور عدالتی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے، جس میں اہم کردار ہے ہماری پولیس کی تفتیش کا. اس ظلم کہانی کا تیسرا موقف ہے ہماری پولیس کا. پولیس کے مطابق وہ میں شمائلہ کی طرف گئی تھی. اس وقت یعنی بن ٹھن کے کیا مطلب ہے تیرا؟ کچھ نہیں. بتاؤ تو مجھے، تم مجھ پہ شک کر رہے؟ میں تھک کے آیا ہوں، میرا دماغ نہ خراب کر. جا کے روٹی لے کے آ. منہ تیرا. اب کیا ہوا ہے؟ میرا لون تجھے سالن نہیں پکانا آتا؟ پانی تیرا پیو دے گا؟ نہیں پکانا آتا. اچھا خاصا تو ہے. تیرے منہ کو کوئی مسئلہ ہے؟ تو سارا دن تیرے گھر کا کام کروں، اوپر سے نواب کی باتیں بھی سنوں. پانی دے. پی لے خود جا کے پانی. تیری تو پولیس کے مطابق 10 مئی 2012 کو فرزانہ اور مظہر اقبال کی شادی ہوئی تھی، مگر دونوں میں اکثر ناچاکی رہتی تھی. فرزانہ اور مظہر اقبال کا رشتہ ازدواج روز بروز بگڑنے لگا. اس کی وجہ معاشی حالات، دونوں کا غیر مناسب رویہ، ازدواجی تعلقات اور خاندانی مسائل تھے. اسی دوران فرزانہ کو محمد اقبال کی طرف سے پیار اور توجہ ملنے لگی اور فرزانہ محمد اقبال کی طرف مائل ہو گئی. اس کی وجہ سے فرزانہ کا مظہر اقبال اور محمد اقبال کا اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ جھگڑا رہنے لگا اور اسی جھگڑے کے نتیجے میں محمد اقبال نے اپنی بیوی کو مار ڈالا. فرزانہ کی محبت میں اندھے اور غصے میں پاگل ہو کر محمد اقبال نے
अपने बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। मोहम्मद इकबाल के खिलाफ थाना सैयद वाला में 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। मोहम्मद इकबाल इश्तिहारी मुजरिम हो गया। इकबाल ने फरार होकर मजहर इकबाल के घर की पनाह ली। उसका पहले भी मजहर इकबाल के घर आना जाना था। 28 अप्रैल 2013 को पुलिस ने मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इकबाल के बेटे औरंगजेब ने मोहम्मद इकबाल को अपनी मां का कत्ल माफ कर दिया। यूं मोहम्मद इकबाल 302 के मुकदमे से साफ बरी हो गया। गैरत के नाम पर कत्ल में भी अक्सर औकात कातिल घर वालों के माफ कर देने पर बरी हो जाते हैं। कोई शख्स कत्ल हो और उसका कत्ल करने वाला उसका वली है या उसका वली उस शख्स को माफ कर दे तो वो माफ हो जाता है। नहीं तो कानून तो ये था कि ये किसी को कत्ल हुआ है तो उसके कातिल को वही सजा मिलेगी। रिहा होते ही इकबाल दोबारा से मजहर इकबाल के घर आना जाना शुरू कर देता है और फरजाना के साथ उसकी मोहब्बत और परवान चढ़ जाती है। फिर आखिर दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। पुलिस ने मोहम्मद इकबाल को फिर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरजाना ने पाकपतन इलाका मजिस्ट्रेट के पेश होकर पाकपतन दारुल अमान में पनाह ले ली। इकबाल ने जमानत पर रिहा होकर दारुल अमान से फरजाना को लिया और उसका बयान जेरे दफा 164 पाकपतन में कलम बंद करवाया। इसी मुकदमे के सिलसिले में 27 मई 2014 को इकबाल और फरजाना लाहौर आए। दोनों मेन रोड पर वाक़ अपने वकील के दफ्तर में अपने वकील से मिले। वकील के दफ्तर से निकलकर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। फरजाना बीबी ने घर से भागकर खुद को कंवारी और फैसलाबाद का पता जाहिर करके मोहम्मद इकबाल से निकाह कर लिया। हमारे मजहब और कानून में निकाह पर निकाह की क्या सजा है? मनकूआ उसकी रुखसती हो चुकी हो और किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाती है तो उसकी सजा इस्लाम में कत्ल है। लेकिन ये कत्ल जो है ना, ये करना ये वालिद या भाई का काम नहीं, बल्कि सजा अदालत के जरिए मिलनी चाहिए। पुलिस ने किए कुछ और भी हैरत अंगेज इंकशाफात जो कोई नहीं जानता था। हाई कोर्ट के बाहर जो हुआ उसमें क्या था पुलिस का किरदार, ये हम आपको दिखाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। ब्रेक के बाद देखिए फरजाना के वालिदैन ने मोहम्मद इकबाल पर फरजाना के अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया, जबकि मजहर इकबाल ने मोहम्मद इकबाल पर निकाह का पर्चा भी रजिस्टर करवा दिया। पुलिस ने मोहम्मद इकबाल को फिर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरजाना ने पाकपतन इलाका मजिस्ट्रेट के पेश होकर पाकपतन दारुल अमान में पनाह ले ली। इकबाल ने जमानत पर रिहा होकर दारुल अमान से फरजाना को लिया और उसका बयान जेरे दफा 164 पाकपतन में कलम बंद करवाया। 12 फरवरी 2014 को फरजाना ने बाअदालत सीनियर सिविल जज पाकपतन मजहर इकबाल के खिलाफ तंसीखे निकाह का दावा दायर कर दिया, जबकि उधर मोहम्मद इकबाल के बेटे औरंगजेब ने लाहौर हाई कोर्ट में खारिजे मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी। इसी मुकदमे के सिलसिले में 27 मई 2014 को इकबाल और फरजाना लाहौर आए। दोनों मेन रोड पर वाक़ अपने वकील के दफ्तर में अपने वकील से मिले। वकील के दफ्तर से निकलकर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। फरजाना और मोहम्मद इकबाल अपने चंद साथियों के हमरा जो ही अदालत के लिए निकले तो रास्ते में वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था।
सियालकोट का हमारा एक सब इंस्पेक्टर जो भी कोर्ट में पेश होने के लिए आ रहा था, उसने ही वो पिस्टल उस आदमी से छीना जो फायर कर रहा था। और फरजाना की अगर आप मेडिकल रिपोर्ट देखो तो उसकी टांग पे एक ग्रेज वुंड भी है, यानी हल्का सा उसका फायर भी है। अगर वो पिस्टल ना हमारा सब इंस्पेक्टर जो रहा पंजाब पुलिस का वो छीनता तो शायद उससे ज्यादा फायरिंग होती। क्या ये गैरत के नाम पर कत्ल था या वक्ती इश्तियाल का नतीजा? ईंट फरजाना को लगी है, उसकी अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें तो एक फैटल इंजरी उसके जो हेड पे है वो एक ब्लंट वेपन की है, जो कि वो ईंट है जिस लगने उसकी डेथ हुई। बाज़ हलकों के मुताबिक फरजाना को संसार किया गया। क्या इसे संसार करना कह सकते हैं? वो शायद ये तैयारी करके नहीं आए थे, उनके हाथों में या उनकी गाड़ी में या उनके पास ईंटें पत्थर नहीं थे। ये कहना कि उसको स्टोन टू डेथ हुआ था बिल्कुल गलत है। मेडिकल रिपोर्ट जो है इस बात को बड़ा वाज़ेह बता रही है। उसको ईंट लगी है, उसकी डेथ जो है उसकी काज भी ईंट है, लेकिन ये नहीं है कि उसको पत्थर मार मार के मार दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने दुनिया भर में जिस तरह इस वाक़े को दिखाया, क्या वो सही तरीका था? जिसने भी ये खबर न्यूज नशर की है शुरू में कि जी पाकिस्तान में एक लड़की को कोर्ट के अंदर संसार कर दिया गया, उसने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। मुस्तकबिल में ऐसे कर्बनाक वाक़यात से बचने के लिए हम इनफरादी तौर पर और बहैसियत कौम क्या कर सकते हैं? माशरे के खिलाफ जराइम का इलाज ये है कि ताज़ीरात पाकिस्तान में ये बात हो कि जिसने कत्ल किया उसकी सजा रियासत तय करे और किसी को माफी का हक ही नहीं। माशरे में इंसाफ होना चाहिए, मुआशी इंसाफ, मुआशरती इंसाफ। मैं समझता हूँ मतलब एज ए पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूँ कि हमें काफी जो हमारी लेजिस्लेशन है उसको बेहतर करने की भी जरूरत है। हर कोई अपने मफाद के तहत अपना मौक़िफ़ देता रहेगा। वुकला की बहसें छिड़ी रहेंगी, मुकदमात की समातें होती रहेंगी। फरजाना को इकबाल ने मारा या फिर उसके अपने घर वालों ने, फैसला अदालत करेगी। मगर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक औरत का यूं बेरहमाना कत्ल हमारे इंसान होने पर एक सवालिया निशान नहीं। फरजाना को हमने भी मारा है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज को 5 मिनट बाद आने वाली ब्रेकिंग न्यूज खा जाएगी और हम और आप फरजाना को भी भूल जाएंगे।